नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेलवे स्टेशन, कह रहा है कि दो स्टेशन एक्स कोमा वाई, कह रहा है दो स्टेशन एक्स और वाई के बीच की जो दूरी है साढ़े छह सौ किलोमीटर है, मतलब 650 किलोमीटर है। हाँ, कह रहा है कि अगर दो ट्रेन है, कह रहा है कि अगर दो ट्रेन दोनों स्टेशन से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना शुरुआत करती हैं तो वे 10 घंटे बाद मिलती हैं। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ है, दोनों स्टेशन से दोनों एक दूसरे की तरफ चलना चालू करती हैं तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। अगर 10 घंटे बाद मिलती हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया 650 किलोमीटर की दूरी ने 650 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर तय कर ली है। हाँ, हाँ, ठीक है, तय कर लिया कि नहीं कहोगे? हाँ। आगे क्या कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले, कह रहा है कि अगर एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन के 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है तो उनकी मुलाकात 8 घंटे बाद होती है। हाँ, कह रहा है ट्रेनों की चाल ज्ञात करिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम वैसे भी वर्बली सोल्व कर सकते हैं, मतलब लिखना तो पड़ेगा ही, लेकिन बिना फिगर बनाए भी सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम बिना फिगर बनाए भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर फिगर का प्रयोग करूंगा, ठीक है। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर दोनों मिलकर 10 घंटे में 650 किलोमीटर की दूरी तय कर देते हैं तो किस स्पीड से तय किए होंगे? 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किए होंगे। अगर 10 घंटे में 650 किलोमीटर की दूरी दोनों ने मिलकर तय कर दी है तो दोनों ने कुल मिलाकर 650 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की होगी। हाँ दोस्तों, ये जो 65 किलोमीटर दूरी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आई है दोस्तों, ये दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर तय कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों की चालों का योग 65 किलोमीटर है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, लिखकर ऐसे कर सकते हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। दो रेलवे स्टेशन थे, एक रेलवे स्टेशन एक्स था, एक रेलवे स्टेशन वाई था, और उनके बीच की दूरी जो थी 650 किलोमीटर थी। कितनी थी? 650 किलोमीटर थी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो रेलवे स्टेशन बना लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। मान लीजिए दोस्तों हमारा ये रेलवे स्टेशन एक्स है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा रेलवे स्टेशन एक्स है, ये हमारा रेलवे स्टेशन जो है वाई है। आपको कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों इस रेलवे स्टेशन से दोस्तों दोनों रेलवे स्टेशन से दो गाड़ियां चलती हैं दोस्तों, दोनों रेलवे स्टेशन से दो गाड़ियां चलती हैं एक ही समय पर। दोस्तों गाड़ियां चलती हैं और गाड़ियां चलती हैं दोस्तों, दोनों रेलवे स्टेशन से दो रेलगाड़ियां चलती हैं एक दूसरे के विपरीत अवस्था में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कभी नहीं। और कह रहा है कि जब वे चलती हैं तो उनकी मुलाकात जो है 10 घंटे में हो जाती है। हाँ, मतलब 10 घंटे बाद वे मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक रेलगाड़ी चली और यहाँ से एक रेलगाड़ी चली, मान लीजिए यहाँ पर दोनों की मुलाकात हो गई। हाँ दोस्तों, ये जो दूरी थी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी थी? 650 किलोमीटर थी, 650 किलोमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद हो गई, मैं लिख दे रहा हूँ 650 किलोमीटर दोस्तों। यहाँ से रेलगाड़ी एक चली, यहाँ से एक रेलगाड़ी चली और दोनों की मान लीजिए मुलाकात यहाँ पर होती है। अगर दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो गई है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी दूरी को दोनों ने मिलकर 10 घंटे में तय कर लिया है। हाँ, अगर दोस्तों इस 650 किलोमीटर की दूरी को दोनों ने मिलकर 10 घंटे में तय कर लिया है तो किस स्पीड से तय किया है? देखिए 10 घंटे में दोनों ने 650 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो देखा जाए तो एक घंटे में दोनों ने 65 किलोमीटर की दूरी तय की है, और एक घंटे में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने इस दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करती है तो वे दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति करते हैं तो जो उनके बीच की दूरी होती है वो अपने सापेक्षिक स्पीड से तय करते हैं। हाँ, हाँ, सापेक्षिक स्पीड क्या होगी? सापेक्षिक स्पीड देखा जाए तो उस अवस्था में दोनों की चालों का योग होगा सापेक्षिक स्पीड। हाँ दोस्तों, इस दूरी को दोनों ने अपनी सापेक्षिक स्पीड से तय किया है, मतलब दोनों चालों का जो जोड़ रहा होगा, दोनों ट्रेनों की चालों का जो जोड़ रहा होगा उस स्पीड से तय किया है। हाँ,
ठीक है दोस्तों, इस दूरी को देखा जाए तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। मतलब देखा जाए तो सापेक्षिक स्पीड जो है, मतलब दोनों की ट्रेनों के जो चालों का योग है वो कुल मिलाकर 65 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ 65 किलोमीटर है। हाँ, दोनों ट्रेनों की जो चालों का योग है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, सेकंड यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों, अब आगे पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए आगे कह रहा है कि लेकिन लेकिन अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे 8 घंटे बाद मिलती है। हमें नहीं पता है कि कौन सी ट्रेन पहले चल रही है और कौन सी ट्रेन बाद में चल रही है, हमें ये बात नहीं पता है। केवल हमसे कहा है कि भैया यदि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन के मुकाबले 4 घंटे 20 मिनट बाद चलती है, 4 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है, तो देखिए 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटे। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो 4 घंटे 20 मिनट का मतलब जो होगा 4 × 12 13/3 होगा। क्या होगा? 13/3 घंटे होगा। कह रहा है कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के मुकाबले, कह रहा है कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से कह रहा है कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 13/3 घंटे बाद चलती है तो उनकी मुलाकात 8 घंटे बाद होती है। हाँ, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, पहली जो एक्स स्टेशन से ट्रेन चली थी वो पहले चली थी, और जो वाई से चली है वो 13/3 घंटे मतलब 4 घंटे 20 मिनट बाद चली है। ठीक है, मान लीजिए तो दोस्तों एक्स स्टेशन से जो ट्रेन चली थी वो 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर आ गई है। 4 घंटे 20 मिनट मतलब 13/3 घंटे बाद यहाँ पर आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो नहीं। मान लीजिए दोस्तों, जो एक्स स्टेशन से ट्रेन चली थी वो 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, जो एक्स स्टेशन से ट्रेन चली थी वो 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर आ गई। दोस्तों 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ से, दोस्तों 4 घंटे 20 मिनट चलने के बाद यहाँ पर आ गई है। कहोगे हाँ, एक्स स्टेशन से चलने के बाद ट्रेन जो है 4 घंटे 20 मिनट बाद यहाँ पर आ गई है। अब दोस्तों उसी समय वाई स्टेशन से दूसरी रेलगाड़ी चलना चालू करती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई। दोस्तों जब चलना चालू करती है, दोस्तों जब दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के मुकाबले 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना चालू करती है तो दोनों की मुलाकात 8 घंटे बाद होती है। हाँ, मान लीजिए दोनों की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है। दोस्तों ये यहाँ से चलता है, दोस्तों ये यहाँ से चलता है, दोस्तों ये यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, और ये यहाँ से चलता है। दोस्तों यहाँ से पहली रेलगाड़ी यहाँ से चलती है और दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से चलती है, और दोनों की मुलाकात 8 घंटे में हो जाती है। दोनों की मुलाकात 8 घंटे में हो जाती है, मतलब दोनों की मुलाकात यहाँ पर 8 घंटे में होती है। हाँ, अगर तो दोनों की मुलाकात 8 घंटे में होती है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि इस दूरी को दोनों ने मिलकर तय किया है। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों इस दूरी को दोनों ने मिलकर तय किया है तो किस स्पीड से तय किया होगा? कहोगे देखिए दोनों तो विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों ने इस दूरी को अपनी सापेक्षिक स्पीड से तय किया है 8 घंटे में। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि सापेक्षिक स्पीड क्या होगी। कहोगे देखिए सापेक्षिक स्पीड दोनों चालों का योग होगा। दोनों चालों का योग तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब सापेक्षिक स्पीड देखा जाए तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कहोगे हाँ, मतलब इस दूरी को दोनों ने 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। कहोगे हाँ, दोस्तों दोनों ने इस दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 घंटे में तय कर दिया है। कहोगे हाँ, अगर दोनों ने इस दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 8 घंटे में तय कर दिया है तो 8 घंटे में कितनी दूरी तय की? कहोगे देखिए दोनों जो है 1 घंटे में इतने किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 घंटे में कुल मिलाकर 8 पंचे 40, 4 तेरी 8 6 48, 520 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई हमें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो देखा जाए तो कुल मिलाकर 650 किलोमीटर की दूरी थी। 650 किलोमीटर की दूरी थी। हाँ, उसमें से दोस्तों देखा जाए तो दोनों के द्वारा दोस्तों 650 किलोमीटर की दूरी थी, और इस 650 किलोमीटर की दूरी में से देखा जाए तो दोनों के द्वारा कुल मिलाकर, दोनों ट्रेनों के द्वारा कुल मिलाकर 520 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, 520 किलोमीटर की दूरी तय की है। हाँ, तो आप मुझे बताइए 130 किलोमीटर की दूरी किसके द्वारा अकेले तय की गई है? अगर दोनों के द्वारा 650 किलोमीटर दूरी में से 520 किलोमीटर की दूरी दोनों ट्रेनों के द्वारा तय की गई है, तो 130 किलोमीटर की दूरी अकेले किसके द्वारा तय की गई है? क्योंकि देखिए पहली जो ट्रेन थी वो 4 घंटे 20 मिनट अकेली चली थी। इस प्रकार देखा जाए तो पहली ट्रेन ने कुल मिलाकर अकेले 130 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगर दोनों ने मिलकर 520 किलोमीटर की दूरी तय की है तो हम कह सकते हैं कि पहली जो ट्रेन थी या दूसरी ट्रेन, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, पहली जो ट्रेन थी वो अकेले
130 किलोमीटर 130 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैंने कहा ऐसा क्यों कहोगे? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली ट्रेन अकेले अकेले 4 घंटे 20 मिनट तक दूरी तय कर रही थी। हम लोग यहाँ अकेले 4 घंटे 20 मिनट तक दूरी तय की है। इसलिए देखा जाए तो अकेले ही 130 किलोमीटर की दूरी जो है पहली ट्रेन ने तय की है। दोस्तों कितने समय में तय किया गया? 4 घंटे 20 का मिनट का मतलब होता है 13/3 घंटे, मतलब 130 किलोमीटर की दूरी वो 13/3 घंटे में तय की है। अगर दोस्तों 130 किलोमीटर की दूरी, अगर दोस्तों पहली ट्रेन जो है 130 किलोमीटर की दूरी जो है अकेले 13/3 घंटे में तय की है, तो 1 घंटे में कितना दूरी तय की होगा? 1 घंटे में देखा जाए तो इतनी दूरी तय की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। 13 तिया 39, 1 मिनट हुई, 13 तिया 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गलत तो नहीं हो रहा, देख लेते हैं। 4 तिया 12 13, 4 सही, 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12 12 1 13, 13/3 130/13, ठीक है। अच्छा 13 × 13 होगा, ठीक है। 13 × 13 क्या होगा? 13 × 13 10 आ जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 30। मतलब देखा जाए तो पहली ट्रेन ने 130 किलोमीटर की जो दूरी 4 घंटे 20 मिनट में तय की है, वो वास्तव में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। हाँ, ये बातें आपको समझ में आ गई है कि नहीं? हो गया, ठीक है। दोस्तों ये तो हमारी पहले ट्रेन की चाल आ गई। ऐसा नहीं है, हमें नहीं पता था कि कौन ट्रेन चलती है, लेकिन जो भी ट्रेन चल रही है वो दूरी को उसने वास्तव में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। हमने यहाँ पर पहली ट्रेन को माना था, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों दोनों ट्रेनों की चालों का योग देखा जाए तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा था। हाँ, दोनों ट्रेनों की चालों का योग 65 किलोमीटर प्रति घंटा था। और इस 65 किलोमीटर प्रति घंटे में से देखा जाए तो पहली ट्रेन की चाल अकेले ही 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? 35 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि पहली ट्रेन की जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये हम नहीं कह सकते कि पहली ट्रेन की चाल वास्तव में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, जरूरी नहीं है। हो सकता है दूसरी ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पहली ट्रेन की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है पहली ट्रेन की ये हो, दूसरी ट्रेन की हो सकता है दूसरी ट्रेन की ये हो, ये पहली ट्रेन की हो। हाँ, ये तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसे मान रहे हो कि पहले चली है, पहली ट्रेन कौन सी चली है, आप उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जिसे पहला मानेंगे वो उसकी चाल पहले आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। दोस्तों फिगर से समझाने का मतलब एक ही था, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। वैसे तो हम जल्दी से वैसे भी लॉजिक से ही कर लेते, लिख के ही कर लेते, फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। अब आइए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है, कह रहा है कि 360 किलोमीटर का कुछ भाग वो जहाज से तय करता है। कह रहा है एक आदमी जो है वो 360 किलोमीटर का कुछ भाग जो है जहाज से तय करता है और कुछ भाग जो है ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है। कह रहा है अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता है, कह रहा है अगर वो सारी यात्रा मतलब 360 किलोमीटर का हो गया। कह रहा है कि अगर वो सारी यात्रा जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। दोस्तों जब दोस्तों जहाज और ट्रेन से तय किया जा रहा था तो 4 घंटे में पहुंच रहे थे, लेकिन जब पूरी यात्रा को वो 360 किलोमीटर की यात्रा, जब पूरी यात्रा मतलब 360 किलोमीटर की यात्रा अकेले जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। पहले 4 घंटे पहुंच रहे थे, अगर आज 2 घंटे पहले पहुंच जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये 360 किलोमीटर की दूरी अकेले ही जहाज 2 घंटे में तय कर लेता है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है कि और ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। कह रहा है कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता है और 4/5 समय ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। इसका मतलब यही है कि जितना ट्रेन समय लेता था उसका 4/5 समय बचा लेता है। ठीक है, कह रहा है तो जहाज और ट्रेन से तय की गई दूरी ज्ञात करें। हाँ, ठीक है, यहाँ पर फिगर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे करेंगे। कह रहा है एक आदमी, जहां पर जरूरत होगी मैं वहां पर बना दूंगा, लेकिन हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी जो है 360 किलोमीटर का कुछ भाग जहाज से और ट्रेन से तय करता है और कुल मिलाकर 4 घंटे में तय करता है। दोस्तों एक आदमी है वो 360 किलोमीटर की दूरी जो है जहाज और ट्रेन से तय करता है और कितने घंटे में तय करता है? 4 घंटे में तय करता है। जहाज से और ट्रेन से 4 घंटे में तय करता है। ये बात सही है, कहोगे? हाँ। आगे कह रहा है अगर वो पूरी यात्रा मतलब 360 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है, कह रहा है अगर वो पूरी यात्रा, कौन? जहाज की बात हो रही है। ठीक है, कह रहा है अगर वो सारी यात्रा जहाज से करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। पहले 4 घंटे में पहुंच रहे थे, अगर आप 2 घंटे पहुंच जाते हैं तो हम कितने समय में उस दूरी को तय कर लेते हैं? 360 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय कर लेते हैं। हाँ, मतलब जो जहाज जो है 360 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेता है। हाँ, दोस्तों जब 360 किलोमीटर की दूरी जब पूरी दूरी को मतलब 360 किलोमीटर दूरी को
जहाज अकेले तय करता है तो वो दूरी को 2 घंटे में तय कर देता है। हाँ, अगर 360 किलोमीटर की दूरी अकेले ही जहाज 2 घंटे में तय कर देता है तो किस स्पीड से तय करता है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हाँ, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। दोस्तों छोटी छोटी चीजें बताने की बार बार जरूरत नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, आपको इतना तो समझदारी हो गई होगी कैसे हम निकाल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बातें समझ में आई तो हाँ। ठीक है, दोस्तों कह रहा था कि 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। अगर दोस्तों 2 घंटे पहले पहुंच गया है तो कुल कितना समय बचा लिया? तो देखिए 2 घंटे पहले पहुंच रहा है तो 2 घंटे बचा ले रहा है। अगर पूरी यात्रा जहाज के द्वारा तय करने पर 2 घंटे पहले पहुंच रहा है तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटे वो बचा लिया है। कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों कितना समय बचाता है? कहोगे 2 घंटे बचाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन आगे कह रहा है कि ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। ट्रेन के समय का 4/5 समय बचाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये कह रहा है कि ट्रेन के समय का 4/5 बचाता है। हमारे अनुसार देखा जाए तो उसने कुल मिलाकर 2 घंटे बचा लिया है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन के समय का 4/5 समय बचा लेता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर ट्रेन जो है 5 घंटे का समय ले रहा था तो उसमें से वो 4 घंटे बचा लिया है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर ट्रेन कुल मिलाकर 5 घंटे का समय ले रहा था तो उसमें से देखा जाए तो वो 4 घंटे बचा लिया है। हाँ, दोस्तों हमारे अनुसार अगर मैं इस फ्रैक्शन के माध्यम से देखूं तो 4 घंटे उसने बचाया है, 4 घंटे बचा लिया। ट्रेन के समय का 4 घंटे बचा लिया जहाज ने। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 घंटे बचाया, वास्तव में 2 घंटे बचाया तो मतलब 4 यूनिट बराबर 2। ठीक है, 4 यूनिट बराबर कितने का? 4 यूनिट बराबर दिख रहे हैं तो 2। अगर दोस्तों 4 यूनिट बराबर 2 के है तो 1 यूनिट, दोस्तों 4 यूनिट 2 घंटे के बराबर है तो 1 यूनिट कितने घंटे के बराबर होगा? 1 यूनिट देखा जाए अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 यूनिट देखा जाए तो 1/2 घंटे के बराबर है। दोस्तों ट्रेन कुल कितना समय लेता है? देखिए ट्रेन कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लेता है। हाँ, दोस्तों ट्रेन वास्तव में देखा जाए तो 5 घंटे का समय लेता है। हाँ, ठीक। दोस्तों 1 यूनिट जो है 1/2 घंटे के बराबर है तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा? 5/2 घंटे के बराबर। 5/2 घंटे के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 5/2 घंटे के बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं। दोस्तों 360 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय की जा रही है। हम 1 मिनट बोलिए, 5/2 घंटे के बराबर है। हाँ, दोस्तों पूरी 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जा रही है। हाँ, इसमें से दोस्तों 5/2 घंटे अकेले ही दोस्तों 360 किलोमीटर की दूरी जो है 360 किलोमीटर की दूरी जो है बस ट्रेन द्वारा अकेले तय की जा रही है। दोस्तों 360 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की जा रही थी। हाँ, और इस 4 घंटे में से देखा जाए तो कुल मिलाकर 5/2 घंटे तो ट्रेन से तय किया गया है। हाँ, तो 4 घंटे में से 5/2 घंटे देखा जाए तो अकेले ट्रेन के द्वारा तय किया गया है। हाँ, तो जहाज के द्वारा कितने समय तक तय किया गया है दूरी? तो देखिए अगर 4 घंटे में से 5/2 घंटे ट्रेन द्वारा तय किया गया है तो देखा जाए तो वो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 चौके 8, 3/2 घंटे जहाज द्वारा यात्रा की गई है। हाँ, कितने देर तक यात्रा की गई है जहाज द्वारा? तो वह 3/2 घंटे तक जहाज द्वारा यात्रा की गई है। जहाज द्वारा देखा जाए तो 3/2 घंटे तक यात्रा की गई है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, जहाज जो है वास्तव में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी। हम अगर उसकी स्पीड 180 किलोमीटर आई थी, जहाज की स्पीड 180 किलोमीटर आई है तो हम कह सकते हैं कि ये जहाज जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही है। ठीक है, दोस्तों जहाज जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रही थी। तो उसने 3/2 घंटे तक ही तो दूरी तय किया। कहोगे हाँ, तो 3/2 घंटे तक ही यात्रा किया है जहाज ने। कहोगे हाँ, 3/2 घंटे तक ही जहाज से यात्रा किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों जहाज 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो 3/2 घंटे में उसने कुल यात्रा कितना किया होगा जहाज के द्वारा? इतना यात्रा किया होगा। इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ तो आएगा 270 किलोमीटर। आप मतलब देखा जाए तो जहाज से कुल मिलाकर व्यक्ति ने 270 किलोमीटर की यात्रा की थी। हाँ, जहाज द्वारा देखा जाए तो कुल मिलाकर 270 किलोमीटर की यात्रा की गई थी व्यक्ति द्वारा। हाँ, तो कुल मिलाकर 360 किलोमीटर दूरी थी। 360 किलोमीटर तो कुल मिलाकर 360 किलोमीटर की दूरी थी और इसमें से 270 किलोमीटर की दूरी जहाज द्वारा तय की गई है। तो आप मुझे बताइए ट्रेन द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है? तो अगर ट्रेन द्वारा देखा जाए तो 90 किलोमीटर की दूरी अकेले ट्रेन के द्वारा की गई है व्यक्ति द्वारा। हाँ,
बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं हमें, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है, आपने बहुत अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो हाँ देख रहे हैं, मतलब ठीक है, अगर अच्छी तरीके से देख रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है, ठीक है, कह रहा है 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, ठीक है, कह रहा है और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है, ठीक है, कह रहा है पूरी यात्रा करने में कुल मिलाकर 13 घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का समय लगता है? 13 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कह रहा है कि अच्छा 13 घंटे नहीं, 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, मतलब 13.5 घंटे का समय लगता है। 13.5 का मतलब 13 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 27/2 घंटे, ठीक है, तो आप 27/2 घंटे भी कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों पूरी यात्रा करने में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, मतलब 27/2 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुना हो और कार से 1.5 गुना हो तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल क्या है? हाँ हाँ ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों 3 चीजें हैं, दोस्तों 3 चीजें से है, एक है दोस्तों 3 चीजें हैं, एक ट्रेन है, एक घोड़ा है, एक कार है, ठीक है, एक ट्रेन है, एक घोड़ा है, एक कार है। दोस्तों एक व्यक्ति है वो एक व्यक्ति है वो किसी यात्रा को पूरा करने के लिए 3 चीजों का सहारा लेता है। पहले वो ट्रेन का सहारा ट्रेन का सहारा लेता है, उसके बाद घोड़े का सहारा लेता है, उसके बाद कुल मिलाकर कार के द्वारा सहारा लेकर उस दूरी को तय कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति जो है किसी दूरी को तय करने के लिए 3 चीजों का सहारा लेता है। ट्रेन से सहारा लिया गया है उस दूरी को तय करने के लिए, और घोड़े से सहारा लिया गया है, घोड़े द्वारा सहारा लिया गया है उस दूरी को तय करने के लिए, और कुल मिलाकर देखा जाए तो कार द्वारा सहारा लिया गया है उस दूरी को तय करने के लिए। हाँ ठीक है, दोस्तों आपने आखिरी लाइन पढ़ी थी कब? हाँ आखिरी लाइन हमने पढ़ी थी, ठीक है ठीक है। आखिरी लाइन की सबसे पहले हमें जरूरत है। अब बात आती है कि आखिरी लाइन की हमें सबसे पहले क्यों जरूरत है, ये भी बात तो पता होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये तो आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए मैंने कहा देखिए आदमी ने कार से 120 किलोमीटर यात्रा की है। हाँ अगर 120 किलोमीटर की यात्रा की है तो किस स्पीड से की है कभी हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो हमें वास्तव में चाल की जरूरत पड़ रही है कि नहीं कहोगे? हाँ चाल की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों जहाज से इसी प्रकार दोस्तों ट्रेन से 60 किलोमीटर की यात्रा की गई है कहोगे? हाँ तो किस स्पीड से की गई है कहोगे? नहीं पता है। तो हमें यहाँ पर घोड़े की स्पीड की भी जरूरत पड़ रही है। हाँ ठीक है, अच्छा ट्रेन की स्पीड जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और घोड़े से देखा, एक मिनट रुकिए दोस्तों, 120 किलोमीटर आदमी कार से यात्रा किया है कहोगे? हाँ तो किस स्पीड से किया कहोगे? नहीं पता है। तो हमें वास्तव में स्पीड की जरूरत पड़ रही है कार की कहोगे? हाँ। इसी प्रकार 450 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की गई है कहोगे? हाँ तो किस स्पीड से तय की गई है कहोगे? नहीं पता। तो यहाँ पर हमें ट्रेन की स्पीड भी पता करनी चाहिए कहोगे? हाँ पता होनी चाहिए कहोगे? हाँ ठीक है। आगे कह रहा है कि 60 किलोमीटर घोड़े से तय किया गया है कहोगे? हाँ तो किस स्पीड से तय किया है व्यक्ति ने कहोगे? नहीं पता है। तो हमें घोड़े की स्पीड भी पता करनी है कहोगे? हाँ। तो इन सभी चीजों के बारे में अगर दोस्तों तीनों की स्पीड हमें पता करनी है तो ये तीनों की स्पीड जो है आखिरी वाली लाइन से ही तो मिलेगा कहोगे? हाँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आखिरी लाइन को पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई है कहोगे? दोस्तों आखिरी लाइन को आप पढ़िए, उसमें कुछ लिखा है कहोगे? देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर ट्रेन की गति, कहा है कि ट्रेन की जो गति है घोड़े की गति से 3 गुनी है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर घोड़े की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही तो मतलब है कहोगे? हाँ। कह रहा है कि जो ट्रेन की गति है घोड़े की गति से 3 गुनी है। इसका मतलब यही है कि अगर घोड़े की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप 1 मीटर प्रति सेकंड भी 3 मीटर प्रति सेकंड भी मान सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मानते क्या हो, ठीक है, या आप मानते क्या हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दोस्तों सजेशन यही है कि जिस चीज की आवश्यकता है आप उस चीज को मानिए, जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को मानिए, ठीक है। फालतू चीजें मानने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों अगर ट्रेन की गति घोड़े की गति से 3 गुनी है तो हम कह सकते हैं कि अगर घोड़े की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है और कार से 1.5 गुनी है। किसकी स्पीड 1.5 गुनी है कहोगे? ट्रेन की गति 1.5 गुनी है। किससे कहोगे? कार से। कह रहा है कि ट्रेन की गति जो है कार की गति से 1.5 गुनी है। कौन 1.5 गुनी है कहोगे? ट्रेन की गति 1.5 गुनी है। तो ये इसकी जो स्पीड होगी वास्तव में ट्रेन की स्पीड का 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना होगा,
ट्रेन की स्पीड का 1/1.5 गुना होगा। अगर दोस्तों ट्रेन की स्पीड कार की स्पीड से डेढ़ गुनी है तो कार की जो स्पीड होगी इसकी स्पीड का 1/1.5 गुना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये जो निकल कर आई है कुछ और नहीं है, अनुपातिक वैल्यू है। अब इसे मैं सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। हाँ यहाँ और 15 दूनी 30। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, इस प्रकार दोस्तों क्या निकल कर आया, तो देखिए इस प्रकार निकल कर आया 3 1 2 आया। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेन की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो घोड़े की स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बातें आपको समझ में आ गई है? तो हाँ, ये बातें हमें समझ में आ गई। ठीक है, ये बातें हमें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ट्रेन के द्वारा दोस्तों ट्रेन की स्पीड कितनी, दोस्तों ट्रेन की स्पीड क्या थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हाँ दोस्तों, ट्रेन के द्वारा कुल मिलाकर 450 किलोमीटर की दूरी तय। एक मिनट रुकिए, ट्रेन की स्पीड क्या है, तो वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। घोड़े की स्पीड क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार की स्पीड क्या है, तो वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की जो स्पीड है वास्तव में 3x किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मान सकते हो, आपको पता होगा x क्यों मान रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार घोड़े की स्पीड मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा है वास्तव में। इसी प्रकार मान लीजिए कार की स्पीड जो है वास्तव में 2x किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको ये बात पता होगा कि वास्तव में x क्यों मान रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी कभी नहीं। तो ट्रेन की जो स्पीड थी वास्तव में देखा जाए तो 3x किलोमीटर प्रति घंटा था। हाँ तो ट्रेन के द्वारा देखा जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, और वास्तव में किस स्पीड से तय की गई है, तो 3x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। अगर तो 450 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन के द्वारा 3x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है, तो 3x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में कितना समय लगा होगा, तो इतना समय लगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? हो गया। हाँ, इसी प्रकार तो घोड़े की स्पीड देखा जाए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ हाँ, तो घोड़े के द्वारा कुल मिलाकर 60 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, और किस स्पीड से तय की गई है, वह देखा जाए तो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की गई है। अगर दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी व्यक्ति ने x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घोड़े के द्वारा तय की है, तो घोड़े द्वारा कितने से 60 किलोमीटर की दूरी को तय करने में घोड़े द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा होगा, कितना समय लगा होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कार की जो स्पीड है 2x किलोमीटर प्रति घंटा है वास्तव में। हाँ, ठीक है दोस्तों, कार के द्वारा कुल मिलाकर व्यक्ति ने कार के द्वारा कुल मिलाकर 120 किलोमीटर की दूरी तय की है, और किस स्पीड से तय की है, तो 2x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। तो दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी वो कितने समय में तय किया होगा, तो 2x इतने समय में तय किया होगा कार के द्वारा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों देखा जाए दोस्तों 120 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा देखा जाए तो इतने समय में तय किया है व्यक्ति ने। उसके बाद ट्रेन द्वारा देखा जाए तो 450 किलोमीटर की दूरी इतने समय में तय किया है, और 60 किलोमीटर घोड़े द्वारा देखा जाए तो इतने समय में तय किया है। हाँ, और दोस्तों अगर कार द्वारा दूरी को तय करने में इतना समय लगा है, ट्रेन द्वारा दूरी तय करने में इतना समय लगा है, और घोड़े द्वारा दूरी तय करने में इतना समय लगा है, तो कुल यात्रा तय करने में व्यक्ति को कुल यात्रा तय करने में कितना समय लगा, तो इतना समय लगा है। हाँ, लेकिन इतना समय नहीं लगा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 13.5 घंटे लगा है, मतलब 27/2 घंटे कह रहा लगा है। हाँ, तो 27 अगर तो पूरा दूरी तय करने में 27/2 घंटे लगा है, तो ये पूरा बराबर होगा 27/2 घंटे। आप मेरी बात से सहमत हो गए? अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 1 मिनट रुकिए। अब दोस्तों इसे हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आराम से आप देख रहे हैं कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं काटता पीटता यहाँ पर हूं तो क्या आएगा, देखिए जब आप इसे करोगे तो 3 × 3 150 आएगा। हाँ कि ना, आएगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर तो 60 पहले से ही है। ठीक है, तो देखिए जब आप 2 से काटोगे तो यहाँ पर 60 आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों के हर क्या है, सेम है। जब हर सेम होते हैं तो हर को एक बार लिखते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो मैं सबको जोड़ दिया 60 60 120 में 150 जोड़ूंगा तो आएगा 270। 120 में अगर 150 जोड़ता हूं तो 270 आएगा। 270/x आएगा। क्या आएगा? 270/x आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। 270 1 मिनट रुकिए। जब आप सीख जाओगे ना तो आप और तेजी से करोगे। 270/x आएगा। बराबर के क्या है, देखिए बराबर के देख रहे हैं तो 27/2 है। 27 वास्तव में देखा जाए बराबर के 27/2 घंटे। ठीक है दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया। हाँ, 10 बार में कैंसिल हो गया। हाँ दोस्तों, 10 बार में तो कैंसिल होगा, हो गया। हाँ, और 2 की मल्टीप्लाई भी होगी तो इस प्रकार x बराबर क्या आएगा, x बराबर 2 आएगा। 2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं।
दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे कहा था कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो वास्तव में ट्रेन की स्पीड क्या थी, कहोगे देखिए वास्तव में ट्रेन की स्पीड जो थी वो देखिए वास्तव में ट्रेन की स्पीड 3x किलोमीटर प्रति घंटा थी। 3x किलोमीटर प्रति घंटा ही तो मानी थी, कहोगे हाँ। वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों ट्रेन की स्पीड क्या थी, 3x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ दोस्तों x की वैल्यू क्या है, कहोगे देखिए x की वैल्यू आई है 20। अगर वास्तव में मुझे पता करना है तो मुझे x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो मैंने रख दिया x की वैल्यू उठाकर। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो 20 या 60 आएगा। मतलब ट्रेन की जो वास्तव में स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आप अन्य की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप अन्य 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 की भी चाल निकाल सकते हैं, आप अन्य की भी चाल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का इस क्वेश्चन को कोशिश की है, ठीक है। अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे, हाँ पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है कहोगे देखिए। मैंने कहा आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, तब पढ़ूंगा। कह रहा है एक आदमी जो है ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है एक आदमी है, कह रहा है वो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है कि और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए। हाँ ठीक है दोस्तों, औसत चाल निकालने के लिए फॉर्मूला भी होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। आपको दोनों में सिखा देता हूँ, ठीक है। जब भी दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाए, दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ ए से बी की जो दूरी होगी, ए से बी के बीच की जो दूरी होगी वही दूरी बी से ए की होगी। हाँ ये तो बात पता है क्योंकि हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ दोस्तों जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाएगा उसके लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। जब दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटे, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाए, जब एक ही दूरी को दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है, ऐसी स्थिति में दोस्तों औसत चाल जो होती है वो एक्स वाई मतलब दोनों की चालों का के मल्टीप्लीकेशन का दुगना अपॉन x प्लस वाई के बराबर होता है, x प्लस वाई के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों द्वारा तय किया जाता है, जब दोस्तों एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों द्वारा तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है वो 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। मतलब दोनों की चालों का मल्टीप्लिकेशन को दुगना अपॉन दोनों की चालों का योग के बराबर होती है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रहेगी क्योंकि हाँ ये बातें तो हमें अच्छे तरीके से हमेशा ध्यान रहेगी, ये बातें दोस्तों आपको हमें ध्यान रहेगी क्योंकि हाँ ये बातें तो हमें अच्छे तरीके से हमेशा ध्यान रहेगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब 1 मिनट होइए। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है। जब आप फॉर्मूला सीख जाएंगे उसके बाद मैं फॉर्मूला फॉर्मूले से करवाने के बाद उसके बाद कॉन्सेप्ट से भी सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट हमारा हार्ड है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है और उस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं, मतलब अगर दो दूरी को एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से दो चालों से तय किया जा रहा है, एक ही दूरी को दो चालों से तय किया जा रहा है तो उसके लिए भी वैलिड होगा। अगर एक ही दूरी को 3 अलग चालों से तय किया जा रहा है तो उसके लिए भी वैलिड होगा। अगर 4 दूरी को मतलब एक ही दूरी को अगर 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया जाता है, 2 या 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया जाता है, तो हर परिस्थिति में वो जो तरीका मैं बताऊंगा वो वैलिड होगा, ठीक है, वैलिड होगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गई है? हो गया, हाँ यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को अपने इस मेथड द्वारा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है
2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी, आप चाहे जिसे x की वैल्यू मान सकते हैं, जरूरी नहीं है पहली वाली x होगी दूसरी वाली y होगी, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो पहली चाल जो है, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो x की वैल्यू 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और y की वैल्यू देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, 2 गुणे 20 इंटू 30 किया, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में दोनों की चालों का योग लिखते हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया। दोनों की चालों का योग क्या है, किताब में नहीं देखना, आपने यहाँ पर तो दोनों चालें लिखी हैं, यहीं से देखकर लिख दो कि दोनों चालों का योग क्या होगा। देखिए 20 में 30 जोड़ेंगे आएगा 50, मतलब देखा जाए तो औसत चाल ये होगा। इसे भी सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। इससे तो ये कैंसिल हो गया, हाँ 5 चौक 20 हो गया, हाँ 4 दूनी 8, ठीक है, 8 तिया 24 हो गया, मतलब देखा जाए तो औसत चाल जो होगा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। औसत चाल देखा जाए तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हाँ बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी थी तो नहीं। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में बता के सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिखिए। जब भी दो चाल दिए, जब एक ही दूरी को दो चालों अलग अलग चालों से तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में चाल निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, दोनों चालों के मल्टीप्लिकेशन को गुना लिखिए, अपॉन में दोनों की चालों के योग से भाग दे दीजिए और आपका उत्तर फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए। जब जितनी बार आप डायरेक्ट लिखना चालू करोगे तो आपको ये इन सभी की लत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं। हो गया, कह रहा है दोस्तों एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। हाँ मान लीजिए दोस्तों ए से बी के बीच की दूरी या बी से ए के बीच की दूरी जो है 1 किलोमीटर है। मान लीजिए दोस्तों ए से बी के बीच की दूरी या बी से ए, बात एक ही है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ए से बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ दोस्तों आदमी जो है ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हाँ मतलब व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ। अब दोस्तों जब वापस आने की बात आती है तो वो जब दोस्तों वापस आता है, दोस्तों जब बी से चलकर ए वापस आता है तो वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। मतलब दोस्तों अगर वापस आ रहा है तो वापस भी तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। हो गया हाँ। दोस्तों वापसी में वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी वो, मतलब देखा तो 1 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हाँ मतलब देखा जाए तो 1 किलोमीटर की दूरी चलकर आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है और 1 ही किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। दोस्तों अगर 1 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है तो चलकर जाने में कुल कितना समय लगा? तो देखिए दूरी को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो समय निकल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं भाग देता हूँ तो फ्रैक्शन बन रहा है। हाँ तो यहाँ पर देखा है तो डिवाइड नहीं हो पा रहा है सही से। कहोगे हाँ ठीक है, डिवाइड कब होता? कहोगे देखिए जब दूरी के अंदर 20 मौजूद होता तो आसानी से डिवाइड हो जाता। हाँ ना हो गया ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आइए दोस्तों 1 किलोमीटर वो चलकर आया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कहोगे हाँ, तो कितना समय लगा है? कहोगे देखिए अगर मैं इसे भाग देता हूँ इससे तो फ्रैक्शन बन जा रहा है, तो हम बता तो सकते हैं लेकिन पूर्णांक में नहीं बता सकते हैं। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया इतना समय लग रहा है चलकर आने में। मतलब दूरी ऐसी, अगर दूरी के अंदर 30 मौजूद होता तो आसानी से डिवाइड हो जाता और आप आसानी से बता सकते थे कि भैया इतना समय लगा है आने में। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर कह रहे थे कि भैया दूरी के अंदर अगर 20 होता तो मैं आसानी से बता सकता था और आसानी से बता सकता था कि जाने में कितना समय लगा है। आप यहाँ कह रहे हैं कि भैया इस दूरी के अंदर अगर 30 होता तो मैं आसानी से बता सकता था कि भैया आने में कितना समय लगा है। हाँ तो मतलब देखा जाए तो दूरी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए थी जिसके अंदर 20 और 30 दोनों मौजूद हो गया। दोस्तों ऐसी संख्या कुछ और नहीं होती है, ऐसी संख्या एलसीएम होती है। मतलब दूरी जो भी होगी वो 20 और 30 का एलसीएम ही होगा और 20 और 30 का एलसीएम क्या होती है? 60 होती है। मतलब दूरी जो भी रहा होगा वो कुल मिलाकर 60 यूनिट रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने क्या किया,
20 और 30 का एलसीएम निकाला और 60 आया 60 और 60 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमारी दूरी कुल मिलाकर 60 किलोमीटर थी। हाँ, मतलब हमारी कुल मिलाकर दूरी 60 किलोमीटर थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है दोस्तों, दोनों जगह मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है दोस्तों। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 60 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है और 60 ही किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है। हाँ कि ना? हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर 60 किलोमीटर की दूरी चलकर गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कितना समय लगा होगा चलकर जाने में? 20 या 60 3 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 60 किलोमीटर की दूरी अगर चलकर आया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आने में कितना समय लगा होगा? 2 घंटे का समय लगा होगा। ठीक है दोस्तों, आपने एवरेज में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि औसत चाल बराबर, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल तय करने में, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी अपॉन तय करने में कुल लगा समय। हाँ दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि औसत दूरी बराबर होता है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि औसत दूरी बराबर होता है एक मिनट हो गई दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि औसत चाल बराबर क्या होता है? क्योंकि देखिए हमें अच्छे तरीके से पता है कि औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी और तय करने में लिया गया कुल समय। तो यहाँ पर दोस्तों तय करने में कुल कितना दूरी दोस्तों, यहाँ पर तय की गई कुल कितनी दूरी है? क्योंकि देखिए 120 किलोमीटर व्यक्ति जो है चलकर गया है और 120 देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 60 किलोमीटर व्यक्ति चलकर गया है और 60 किलोमीटर पर चलकर आया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति ने कुल मिलाकर 120 किलोमीटर की दूरी तय की है और इस 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? क्योंकि देखिए पहला जो 60 किलोमीटर दूरी था उसे तय करने में 3 घंटे का समय लगा है और दूसरा जो 60 किलोमीटर दूरी था और जो क्योंकि देखिए जाने में तो 3 घंटे का समय लगा था और आने में 2 घंटे का समय लगा है। तो इस प्रकार देखा तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगा है। हाँ देखो, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी अपॉन दूरी को तय करने में लिया गया समय। तो कुल दूरी कितना है? 120 किलोमीटर है और इस 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 5 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, तो अगर 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लगा है, तो एक घंटे में कितना दूरी तय, एक घंटे में कितना दूरी तय किया होगा? एक घंटे में देखा जाए तो 24 किलोमीटर की दूरी तय किया है और एक घंटे में तय की गई दूरी कितनी कहलाती है? 4 कहलाती है। मतलब 204 देखा जाए तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ ये समझ में आया? कहोगे हाँ ये समझ में आया। तो दोस्तों आपने दोस्तों दूरी क्या मान रखी? कहोगे देखिए दूरी तो हमने 60 किलोमीटर मानी है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने दूरी जो है 60 किलोमीटर मानी है। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ और दूरी मानते तो आप नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन दोस्तों जितना आसान 60 किलोमीटर मानने में है, 60 किलोमीटर मान कर क्वेश्चन को करने में है, उतना आसान कोई नहीं है। ठीक है, जब भी दोस्तों अब मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, कुछ हिंट दे देता हूँ। ठीक है, जब भी दोस्तों एक ही दूरी को दो से अधिक, जब दोस्तों एक ही दूरी को 2 या 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप दूरी को कुछ और मत मानिए। जो अलग अलग चालों, जिन अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है उनका एलसीएम ही दूरी को मानिए। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब दोस्तों एक ही दूरी को 2 या 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया जाता है, तो आप दूरी को कुछ और मत मानिए, दूरी को कुछ और मत मानिए। आप उन चालों के एलसीएम को ही दूरी मान लीजिए, उन चालों का जो एलसीएम है उसे ही दूरी मान लीजिए। इससे आपका क्वेश्चन बहुत तेजी से सोल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों वास्तव में जब हम औसत चाल निकालते हैं तो हम ये मैटर नहीं करता है कि दूरी कितनी है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, ये मैटर नहीं करता दूरी कितनी है, लेकिन ये मैटर करता है कि दूरी किस अनुपात में, ये मैटर करता है। हमें ये मतलब नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि वास्तव में दूरी क्या है, मैटर ये करता है कि दूरी का अनुपात क्या है, दूरी जो है किस रेशियो में तय की जा रही है, इस बात पर मैटर करता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी एक ही दूरी को 2 या 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया है, तो ऐसी स्थिति में दूरी को आप कुछ और मत मानिए। उन चालों के एलसीएम को ही आप, उन चालों का जो एलसीएम आएगा उसे ही दूरी मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा है कि जिस दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही थी, उसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही थी। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने दूरी कुछ और नहीं मानी है, इन दोनों चालों के एलसीएम को ही दूरी माना है, इन दोनों के चालों का जो एलसीएम है उसे ही दूरी कुल माना है। हाँ देखिए आप यहाँ पर हो गया और हमारा उत्तर भी सही है, हो गया। हाँ हमारा उत्तर भी सही है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक और दो बात नहीं चलेगा। ठीक है, हमें एक नहीं मानना, सीधे हम डायरेक्ट मानेंगे दूरी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा था। देखिए एक मिनट लीजिए। सबसे पहले मेरा एक ही कर्तव्य है कि आपको जो 2xy
जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में चालों का जो औसत चाल जो होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करवा दें, ठीक है दोस्तों। अगर एक दूरी दोस्तों एक व्यक्ति जो है कुछ दूरी जो है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है कुछ दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, ठीक है। और उसी दूरी को वापसी में दोस्तों एक व्यक्ति जो है किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, ठीक है। और वापसी में वही दूरी जो है, वापसी में वही दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, दोस्तों एक व्यक्ति है वो किसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है, ठीक है। और दोस्तों जब वापस आता है तो वापस आने में वापसी में वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, ठीक है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है तो बताइए ऐसी स्थिति में व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई होती है। यहाँ पर देखा है तो व्यक्ति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है, तो ऐसी स्थिति में जो औसत चाल होगी वो कुछ और नहीं 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। मतलब दोनों चालों के योग, दोनों चालों की मल्टीप्लिकेशन का गुना अपॉन दोनों चालों के योग के बराबर होगी। दोनों चालों की मल्टीप्लिकेशन है कितना होगा, देखिए दोनों चालों का मल्टीप्लिकेशन 30 × 10 है और इनका गुना क्या होगा ये है, ठीक है। तो देखिए जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में औसत जो चाल होती है वो दोनों चालों का मल्टीप्लिकेशन का गुना अपॉन दोनों चालों के योग के बराबर होती है। तो दोनों चालों का योग क्या हो गया 40। इस प्रकार देख रहे तो औसत चाल क्या है, इतना है। औसत चाल देख रहे तो इतना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 10 0 से 0 कैंसिल हो गया हम, तो यहाँ पर देखें तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब व्यक्ति की जो औसत चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये तो समझ में आ गया होगा हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है जो हम इस जो मैंने आपको दूसरा मेथड सिखाया था उसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है एक आदमी जो है ए और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है, ठीक है। कह रहा है कि बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है, हाँ। कह रहा है और दोबारा ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है, हाँ। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है, हाँ। दोस्तों आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। पहली चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरी चाल देख रहे हैं तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, हाँ, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि बताइए पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, हाँ। दोस्तों हमें तो पता नहीं है कि भैया कितनी दूरी थी होगी, हाँ। दोस्तों अगर दूरी पता भी हो तब भी आप उस दूरी को इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों एक ही यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है, हाँ। और हमसे कह रहा है कि बताइए औसत चाल क्या होगी पूरी यात्रा, हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों दूरी जो थी वो कुछ और नहीं इन तीनों चालों का एलसीएम के बराबर जो दूरी है वास्तव में कुछ और नहीं इन तीनों चालों का एलसीएम है, ठीक है। तो दोस्तों 20, 30 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। मान लीजिए दोस्तों कुल मिलाकर दूरी जो थी ए से बी की जो बीच की दूरी थी, ए से बी के बीच की जो दूरी थी वो 120 किलोमीटर थी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों एक आदमी था वो ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अब वही व्यक्ति जो है बी से ए वापस चलकर आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होगा। दोस्तों ए से बी की बीच की दूरी 120 है तो बी से ए की भी दूरी 120 होगी, हाँ। मतलब देखें तो अगर व्यक्ति जो है बी से ए वापस आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो हम कह सकते हैं कि ये 120 किलोमीटर की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं। दोस्तों व्यक्ति जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है और 120 किलोमीटर ही चलकर आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हाँ। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, हाँ। अब दोस्तों व्यक्ति जो है फिर से 120 किलोमीटर चलकर जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, हाँ। दोस्तों 120 किलोमीटर गया चलकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और वापस आया 120 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर से 120 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया है, हाँ। तब आप मुझे बताइए अगर पहली बार वो 120 किलोमीटर की दूरी चलकर गया है 20 की स्पीड से, तो चलकर जाने में पहली बार चलकर जाने में 120 किलोमीटर की दूरी कितना समय लगा होगा, पहली बार 120 किलोमीटर दूरी चलकर जाने में कितना समय लगा होगा, देखिए 6 घंटे का समय लगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों चलकर आया है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो चलकर आने में कितना समय लगा होगा, 4 घंटे का समय लगा होगा, ठीक है। तो फिर से चलकर गया है 120 किलोमीटर हम लोग 40 की स्पीड से, तो चलकर जाने में फिर से कितना समय लगेगा, तो देखिए 4 × 3 = 12, 3 घंटे का समय लगा है, 3 घंटे का समय लगा है, हाँ।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलकर गया है तो 6 घंटे का समय लगा है। अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया है तो 4 घंटे का समय लगा है। फिर से अगर गया है तो कुल मिलाकर 3 घंटे का समय लगा है। हाँ ठीक है दोस्तों, औसत चाल बराबर क्या होता है? देखिए, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी अपॉन तय करने उस दूरी को तय करने में लिया गया समय। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिलाकर 120 किलोमीटर चलकर गया है, उसको फिर से आया, उसको फिर से 120 किलोमीटर चलकर गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति द्वारा कुल मिलाकर 360 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। हाँ ठीक है दोस्तों, औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। तो इस 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? होगा देखिए, पहली बार लगा था समय पहली बार 120 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगा था। उसके बाद फिर से 4 घंटे का समय लगा है। उसके फिर से तय करने में 120 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे का समय लगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 6 4 10 और 10 3 13, इस प्रकार देखा जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 13 घंटे का समय लगा है। हाँ औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। तो तय की गई दूरी 360 है और लिया गया कुल समय 13 है। इस प्रकार देखा जाए तो औसत चाल क्या है? 360 अपॉन 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ इसे भी मैं सोल्व कर लेता हूँ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचा 10, 10 यहाँ पर गया। हाथ में 13 पचे 65, 13 6 78, 63 91 बचा 9, 9 हमने 9 रिमाइंडर बचा है तो 9 को भी तो हम भाग दे रहे हैं। हाँ किस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो औसत चाल जो है 27 सही 9/13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 शहर ए बी और सी और डी किसी वर्ग के एक कोने पर स्थित है। 4 शहर है ए बी सी डी और किसी वर्ग के कोने पर स्थित है। कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई 100 किलोमीटर है। हाँ कह रहा है एक आदमी जो है ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। कह रहा है कि बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रहा है। कह रहा है कि और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। कह रहा है पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? सबसे पहले मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक वर्ग बनाऊं जिससे आपको चित्र समझ में आ जाए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर वर्ग तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बने। अगर आयत भी बन जाएगा तो आप काम चला लेना। ठीक है, आयत भी अगर बन गया तो काम चला लेना। अगर आयत भी बन जाता तो काम चला लेना। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा वर्ग है। ठीक है दोस्तों, 4 शहर है ए बी सी डी, वो वर्ग के कोने पर स्थित है। मान लीजिए पहला शहर हमारा यहाँ पर स्थित है इस कोने पर, दूसरा शहर हमारा बी स्थित है यहाँ पर। ठीक है, वर्ग की तरह नहीं लग रहा लेकिन आप फिलहाल क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वर्ग मान लो। ठीक है, तीसरा शहर हमारा सी यहाँ पर स्थित है और चौथा शहर हमारा डी यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर पहला शहर यहाँ पर स्थित है और दूसरा शहर यहाँ पर है तो इनके बीच की कुछ लंबाई होगी तो यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा शहर यहाँ पर है, तीसरे शहर यहाँ पर है, इनके बीच में कुछ लंबाई होगी तो यहाँ। दोस्तों इसी प्रकार तीसरे और चौथे शहर के बीच में कुछ लंबाई होगी तो यहाँ। दोस्तों अगर ये वर्ग है तो ये इनके बीच की जो दूरी होगी वही दूरी इनके बीच की होगी, वही दूरी इनके बीच की होगी, वही दूरी इनके बीच की होगी। मतलब अगर दोस्तों ये एक वर्ग है तो पहले और दूसरे शहर के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूसरे और तीसरे शहर की भी होगी, उतनी ही दूरी तीसरे और चौथे शहर की भी होगी, उतनी ही दूरी चौथे और पहले शहर की भी होगी। हाँ अगर ये वर्ग है। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। यहां तक समझ में आ गई होगी? हाँ दोस्तों एक व्यक्ति है वो ए से बी शहर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है। ठीक है, आपको फिगर वर्ग बनाने की जरूरत नहीं होगी जब आप सीख जाओगे। ठीक है, आप जब सीख जाओगे तो आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है वो ए शहर से बी शहर की तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों जो व्यक्ति है बी शहर से सी शहर की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। हाँ केवल बी शहर से सी शहर जा रहा है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा व्यक्ति है
इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो व्यक्ति है वो सी शहर से डी शहर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी पड़ हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों चौथा जो व्यक्ति है इसी प्रकार दोस्तों चौथा जो व्यक्ति है वो डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। डी शहर से ए शहर की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को आदमी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है और उसी दूरी को वो 20 किलोमीटर, 1 मिनट हो जाएगी, यहाँ पर 30 होना चाहिए, 1 मिनट होगी, ए से बी 10 है, बी से सी 20 है और डी से ए 40 है। ठीक है, सी से नहीं है, ठीक है, सी से डी उसने तय नहीं किया है। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए से बी, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस दूरी को आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया उसी दूरी को वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है यहाँ, और उसी दूरी को वो दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ, 1 मिनट हो जाइए, इस क्वेश्चन में दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी होना चाहिए था, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर 30 होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, अगर 30 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था। फिलहाल के लिए तीन ही यहाँ पर 4 का जिक्र हुआ है तो आप 3 ही से करिए। ठीक है, अगर 4 आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था, आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आदमी जिस दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है और उसी दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है और उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है। हाँ और कह रहा है कि बताइए पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। हाँ? दोस्तों आपको मैंने बताया था कि जब एक ही दूरी को 2 या 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया जाए तो ऐसी स्थिति में और तय किया जाए और हमसे चाल पूछे तो आप दूरी को दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब एक ही दूरी को 2 या 2 से अधिक चालों द्वारा तय किया जाए और हमसे क्वेश्चन में औसत चाल पूछे तो ऐसी स्थिति में दूरी को आप कुछ और नहीं आप उन चालों का एलसीएम मान लो। उन चालों का जो एलसीएम आया है उन चालों का जो एलसीएम है उसे आप दूरी मान लीजिए। हाँ, यही तो मैंने बताया था पूरा। दोस्तों देखा जाए तो एक ही दूरी को 3 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ, तो दूरी हमें क्या मानना चाहिए क्योंकि देखिए तीनों चालों का एलसीएम जो आएगा 40 आएगा। हाँ, क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो रही। मान लीजिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो भी 40 किलोमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो रही। ये फिगर आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था वैसे ही करना है कि आपने पहले मान लीजिए कि जो शहर के बीच की दूरी है ए से बी शहर के बीच की दूरी है वो 40 है। उसके बाद फिर से बी से शहर के बीच की दूरी क्या है वो भी 40 होगी। डी से ए शहर के बीच की दूरी वो भी 40 होगी। वो पहला 40 किलोमीटर की दूरी वो देखा जाए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है तो उसके नीचे 10 लिखिए। उसके बाद दूसरी दूरी बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, उसके नीचे 20 लिखिए। और तीसरी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लिखा है तय किया है तो तीसरी दूरी के नीचे 40 लिखिए। तो इस प्रकार आपको करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे मुझे दोबारा ना लिखना पड़े। तो 40 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है और दूसरी 40 किलोमीटर की दूरी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है और तीसरी 40 किलोमीटर की दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। और हमसे कह रहा है कि औसत चाल क्या हो। दोस्तों आप मुझे बताइए 10 किलोमीटर अगर पहले 40 किलोमीटर की दूरी वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है तो कितने समय में तय किया तो 4 घंटे में तय किया है। ठीक है दोस्तों, अगर वो दूसरी 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है तो कितने समय में तय किया है तो 2 घंटे में तय किया है। इसी प्रकार दोस्तों अगली दूरी इसी प्रकार दोस्तों तीसरी जो दूरी है 40 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है तो कितने समय में तय किया है तो 1 घंटे में। दोस्तों औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी अपॉन दूरी को तय करने में लिया गया समय। हाँ, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुल तय की गई दूरी कितनी है व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी को देखा जाए तो 120 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर दूरी को तय करने में कितना समय लग रहा है तो देखिए पहली बार 4 घंटे का समय लगा, उसके बाद 2 घंटे का समय लगा, उसके बाद 1 घंटे का समय लगा। इस प्रकार देखा जाए तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 4 2 6 7 घंटे का समय लगा है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों एक चीज मिस था, यहाँ पर बी से सी से डी भी दूरी तय की जा रही थी लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 4 होता तब भी ऐसे करते। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो औसत चाल क्या 120/7 है, 120/7 है। इसे अगर मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ तो 120/7 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अगर मैं इसे सोल्व करना चाह रहा हूँ तो सोल्व कर सकता हूँ, नहीं तो यहीं पर छोड़ सकता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों यहाँ पर हम औसत चाल निकाल रहे हैं, इससे मतलब इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वास्तव में वर्ग की भुजा वास्तव में क्या है, वर्ग की भुजा वास्तव में क्या है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। ठीक है, हमें दोस्तों हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वास्तव में दूरी कुल कितनी है, वास्तव में दूरी कुल कितनी है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें ये इस बात से मतलब है कि जो दूरी तय की जा रही है वो किस अनुपात में तय की जा रही है, हमें वास्तव में उस चीज से मतलब होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है कि वास्तव में कुल दूरी कितनी है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करिए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आदमी ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी कह रहा है, ए आदमी ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। कह रहा है कि बी से ए सी 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है औसत चाल बताइए। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो गया। हाँ, दो अलग अलग दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। कह रहा है कि बताइए औसत चाल कैसे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों एक आदमी है वो ए से बी 39 किलोमीटर की दूरी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। कोई दिक्कत की परेशानी पड़ेगी। इसी प्रकार दोस्तों वही आदमी बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी, बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी, बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी, बी से सी 52 किलोमीटर की दूरी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। ठीक है दोस्तों, आदमी जो है 39 किलोमीटर की दूरी पहली बार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। उसके बाद दोबारा वो 52 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। हाँ, दोस्तों मैंने क्या किया, और दोस्तों हमसे कह रहा है औसत चाल बताइए। हाँ, तो इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, दोनों की दूरियों जो व्यक्ति द्वारा जो दूरी तय की जा रही है उनका अनुपात निकाल लिया कि मैंने देख लिया कि यह किस अनुपात में दूरी तय कर रहा है, किस अनुपात में दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर आया दोस्तों, एक मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर क्या आया, देखिए यहाँ पर आया 13 3 39, 13 चौके 52। हाँ, 13 चौके 52। कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति जो है 3 किलोमीटर ए से बी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, और उसके बाद बी से सी 4 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। हाँ, दोस्तों इसका मतलब यही है कि 3 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल कर जाता है, और 4 किलोमीटर की दूरी, अगली 4 किलोमीटर की दूरी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल करके जाता है। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक बात मुझे बताइए, अगर 3 किलोमीटर की दूरी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है, तब आप मुझे बताइए औसत चाल क्या होगा। तो देखिए अगर हम डिवाइड करके निकालते हैं तो जो समय आएगा वो पूर्णांक में नहीं होगा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, दूरी को हो गया। हाँ, डिवाइड कब होता है, जब इस 3 के अंदर 15 मौजूद होता है तो आसानी से डिवाइड हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर 4 किलोमीटर की दूरी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है तो कितना समय लगा होगा, कभी देखिए अगर यहाँ पर मैं डिवाइड करके निकालना चाहूँ तो आसानी से नहीं बता सकता। मैंने कहा क्यों, कभी फ्रैक्शन बन रहा है इसलिए पूर्णांक में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, कब डिवाइड होता है, कभी देखिए जब इस दूरी के अंदर 18 मौजूद होता है तो मैं आसानी से बता सकता था। आप लोग तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, 15 और 18 का एलसीएम लिया। 15 और 18 का एलसीएम क्या आया, 90 आया। इस दोस्तों मैंने क्या किया, 15 और 18 का एलसीएम आया 90 आया, 15 और 18 का एलसीएम लिया और जो 90 आया है उसकी मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दिया, दोनों साइड कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्या मतलब है इसका, देखिए इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है 270 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है, और फिर से वो 360 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है। अगर तो व्यक्ति जो है 390 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाता है, तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगा होगा, देखिए 15 × 90 = 18। देखा जाए तो 270 किलोमीटर की दूरी तय करके जाने में कुल मिलाकर व्यक्ति को 18 घंटे का समय लगा है, 18 घंटे का समय लगा। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति जो है 360 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हो गया, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करके 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करके जाने में कितना समय लगा होगा, तो देखिए 18 × 5 = 90 520। इस प्रकार देखा जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में कुल मिलाकर 20 घंटे का समय लगा होगा। हाँ, दोस्तों हमसे औसत चाल पूछ रहा है, हाँ औसत चाल पूछ रहा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, देखिए औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी अपन दूरी को तय करने में लिया गया समय। दोस्तों यहाँ पर तय की गई दूरी की कितनी है, देखिए
तो अगर हमें पता करना है कि तय की गई दूरी कुल कितनी है तो हमें 270 में 360 किलोमीटर जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कहा? देखिए, क्योंकि पहली बार व्यक्ति 270 किलोमीटर की दूरी तय की है और दोबारा फिर से 360 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो इस प्रकार दोनों दूरी को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जोड़ने के कई तरीके हैं। आप 3 ने 27 270 लिखिए, उसके बाद 360 लिखकर जोड़ दीजिए, या आप क्या करिए 3 और 4 को जोड़िए, 7 आया, और 7 की मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए तो आया 7 में 63 630 आया। मतलब कुल दूरी का जो योग है वो 630 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, ठीक है। तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो 630 है, ठीक है। तय की गई कुल दूरी अपॉन लिया गया कुल समय। लिया गया कुल समय कितना है? देखिए 20 और 18 38। तो इस प्रकार दिख रहे हैं तो 630 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर लिया गया समय 38 घंटे है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो औसत चाल क्या होगा? 630 अपॉन 38 किलोमीटर प्रति घंटा होगा औसत चाल। इसे सोल्व करना चाहते हो तो सोल्व करके लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऑप्शन में यही दिया गया है तो इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर और सोल्व करके दिया होता, अगर ये नहीं होता तो सोल्व करना पड़ता, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि औसत चाल निकालने के लिए हमने क्या किया। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि औसत चाल निकालने के लिए हमने वास्तव में वास्तविक दूरी का प्रयोग नहीं किया है, अनुपातिक दूरी का प्रयोग किया है। क्योंकि दोस्तों औसत चाल जो होती है अनुपातिक दूरी पर निर्भर करती है। हमें वास्तव में मतलब नहीं होता कि वास्तव में वास्तविक दूरी क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है कि एक आदमी जो है ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 19 मिनट में जाता है, ठीक है। कह रहा है कि और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 29 मिनट में चलकर में जाता है, ठीक है। कह रहा है कि औसत चाल ज्ञात करो। हाँ, दोस्तों एक आदमी है और वो आदमी ए से बी 29 मिनट में। दोस्तों एक आदमी है वो ए से बी एक आदमी है वो 29 मिनट में ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो एक आदमी है वो 29 मिनट में ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, ठीक है। तो वही आदमी जो है बी से सी 29 मिनट में, दोस्तों वही आदमी जो है बी से सी 29 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। कह रहा है कि बताइए औसत चाल क्या होगी। हाँ दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, दोस्तों व्यक्ति जो है 29 मिनट में वो 29 मिनट में, दोस्तों व्यक्ति जो है ए से बी दोस्तों व्यक्ति जो है ए से बी 29 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति जो है बी से सी जो है 29 मिनट में वो 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों समय के अनुपात निकाल लिया, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों क्या आया? देखिए अगर मैं समय का अनुपात निकालता हूँ तो 1:1 आया। इसका मतलब दोस्तों ये कि व्यक्ति जो है आप समय का अनुपात 1:1 आया है, तो हम इसे कह सकते हैं कि भैया 1 मिनट में व्यक्ति जो है ए से बी 1 मिनट में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है। और कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है वो बी से सी 1 मिनट में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। कह सकते हैं कि नहीं कहोगे? अब जरूरी नहीं है, अनुपातिक वैल्यू है तो हम कुछ भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है ए से बी 1 घंटे में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है और बी से सी 1 घंटे में 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। कह सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है, ठीक है। दोस्तों अगर व्यक्ति ए से बी 1 घंटे में 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है तो ए से बी तक जाने में उसे कुल कितना समय लगा होगा? कभी देखिए व्यक्ति जो है ए से बी 1 घंटे में जाता है और किस स्पीड जाता है? 29 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ए से बी जाने में कुल मिलाकर 29 घंटे का समय लगा, 29 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। तो अगर देखिए इस प्रकार देखा जाए तो ए से बी जाने में व्यक्ति कुल मिलाकर 29 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। हाँ ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों व्यक्ति जो है बी से सी जाता है 1 घंटे में और किस स्पीड से जाता है? 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अगर बी से सी 1 घंटे में जा रहा है और वो भी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 39 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में 1 घंटे में कुल कितना दूरी तय किया होगा? 39 घंटे का ही 39 किलोमीटर की दूरी तय किया होगा। हाँ। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए से बी जाने में कुल मिलाकर 39 किलोमीटर दूरी तय किया है 1 घंटे में और बी से सी जाने में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 घंटे में बी से सी जाने में कुल मिलाकर 39 किलोमीटर की दूरी तय किया है। हाँ। दोस्तों औसत चाल क्या होती है? देखिए औसत चाल जो होती है
तय की गई दूरी अपॉन दिया गया कुल समय। दोस्तों तय की गई कुल दूरी कितनी है कोई देखिए, ए से बी जाने में कुल मिलाकर 29 किलोमीटर चल रहा है और बी से सी जाने में कुल मिलाकर 39 किलोमीटर चल रहा है। और इस प्रकार देखा जाए तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी है जो है 58 किलोमीटर है। और इस 58 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा तो देखिए, पहला जो 29 किलोमीटर है उसे तय करने में 1 घंटे का समय लगा है, दूसरा जो 39 किलोमीटर है उसे तय करने में अगला फिर से 1 घंटे का समय लगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 58 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल मिलाकर 2 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो औसत चाल क्योंकि औसत चाल दिखेगा तो ये होगा, औसत चाल दिखेगा तो ये होगा। इसे मैं सोल्व करता हूँ तो क्या है, देखिए 29 मतलब क्या होगा, मतलब देखा जाए तो व्यक्ति की जो औसत चाल है 39 किलोमीटर 29 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 मिनट रुकिए, ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 60 रहता है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो व्यक्ति की जो स्पीड है वो 38 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।